चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट हमने देखा था इंट्रोडक्शन आपके ऑडिटिंग का। फर्स्ट पार्ट था वो। अब इंट्रोडक्शन का ये सेकंड पार्ट है और यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इसे कंप्लीट करें या तो फिर इसके लिए नेक्स्ट वीडियो भी बनाना पड़ जाए। ठीक, तो ऑडिटिंग का पार्ट चल रहा है और फिर उसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए टॉपिक सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये बड़ी अच्छी कोटेशन है जिसे कहते हुए तो अच्छा नहीं लगता है, मगर थोड़ा ठीक है, अब कहा गया है, ऐसा डिसीजन लिया गया है। देखिए जब बात करते हैं तो यहाँ पे कोटेशन आती है कि एन ऑडिटर इज अ वॉच डॉग बट नॉट अ ब्लड हाउंड। ठीक है, यानी कि एक जो ऑडिटर होता है वो एक निगरानी करने वाला कुत्ता होता है, न कि एक शिकारी कुत्ता होता है। तो दिस वर्ड डॉग इज बिट नॉट डाइजेस्टेबल, बट ओके। चलिए, तो एन ऑडिटर, अब ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए जब हम स्टार्ट करते हो तो किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी, किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी थी, जिसके जजमेंट में ये बात कही गई थी जज के थ्रू कि एक जो ऑडिटर होता है वो एक वॉचडॉग होता है, न कि ब्लड हाउंड होता है। अब ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी? जब हम ऑडिटर का रोल देते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये नहीं कहा जाता कि एक ऑडिटर ने अगर ऑडिट कर दिया है तो इसका मतलब कि अब कोई भी एरर और फ्रॉड नहीं हो सकते। और एक ऑडिटर का प्राइमरी वर्क क्या हो जाता है कि वो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करता है ना। उसका प्राइमरी वर्क होता है वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, और साथ ही साथ वो एरर्स और फ्रॉड को भी फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, जिसके लिए अगर वो नहीं निकाल पाया तो जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये प्राइमरी वर्क होता है। अब जब हमको इस कोटेशन को प्रूफ करना रहेगा तो सबसे पहले हम बताएंगे वॉच डॉग, ऑडिटर एज अ वॉच डॉग। वॉच डॉग के तौर पे एक ऑडिटर को क्या, तो पहले वॉच डॉग के कैरेक्टर्स को आप बताएंगे कि एक वॉच डॉग होता क्या है। एक वॉच डॉग क्या होता है? अपना मालिक का वफादार होता है, और उसे अगर ये डाउट होता है कि उसके मालिक को किसी भी तरीके का नुकसान हो सकता है तो वो अपने मालिक को क्या करता है, आगाह करता है। ही वार्न हिज ओनर, है ना। डॉग ऑलवेज वार्न हिज ओनर कि उसको ये प्रॉब्लम हो सकती है, और जब ये लगता है कि जब कोई बंदा उसके पास उसे हार्म करने के लिए नजदीक आ रहा है तो वो क्या करता है, वार्न तो करता ही है, साथ साथ तब भौंकता है ना। वो हर किसी पे भौंकने का काम नहीं करता, ही डोंट बार्क एट एवरीवन। मगर जब ब्लड हाउंड की बात करते हैं तो ब्लड हाउंड का क्या नया कैरेक्टर होता है कि उसे जो भी दिखा सब पे भौंकता है, और जैसे उसे मौका मिलता है तो वो काट भी लेता है। तो एक जो ऑडिटर होता है उसका ये नेचर नहीं होता कि वो हर एक एम्प्लॉय को शक की निगाहों से देखे और उसे गुनहगार ठहरा दे, है ना। अगर उसे कोई भी फ्रॉड पता चल रहा है तो वो ये नहीं कि अब जाके उस बंदे के खिलाफ वो खुद मुकदमा कर दे, है ना, केस कर दे। वो ऐसा नहीं कर सकता। वो एक वॉच डॉग की तरह काम करता है। मतलब कि एक ऑडिटर को अगर फ्रॉड और एरर्स और कोई कॉम्प्लिकेशन पता चलती है तो वो अपने मालिक को क्या करता है, इन्फॉर्म करता है, और अपने ऑडिट रिपोर्ट में उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये होता है ऑडिटर का काम एक वॉच डॉग की तरह, न कि एक ब्लड हाउंड यानी शिकारी कुत्ते की तरह। इसके कुछ नोट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑडिटर इज अ वॉच डॉग बट नॉट अ ब्लड हाउंड। देखिए यहाँ पे आपका जो केस था वो किंगस्टन कॉटन मिल्स 1869 का केस था, जिसमें ये जज ने कहा, दो स्टेटमेंट कही कि एक जो डॉग होता है वो, सॉरी, एक ऑडिटर जो होता है वो वॉच डॉग होता है, न कि ब्लड हाउंड होता है। ठीक, फिर हम हेडिंग ये डालेंगे कि एन ऑडिटर इज अ वॉच डॉग। एक ऑडिटर क्या होता है, वॉच डॉग होता है। उसके कैरेक्टर को बताएंगे, और फिर ये बताएंगे कि एक ऑडिटर की ड्यूटीज कैसे डिस्चार्ज करती है ना, वो अपने काम से कैसे रिलीव करता है, रिलीज होता है। ही शुड कॉल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कंसर्न्ड ऑफिशियल टू इरेज हिज सस्पिशन। अगर उसे किसी भी तरीके का सस्पिशन होता है तो अपने ऑफिशियल से कंसर्न करता है उसे, ठीक है। और अगर उसे किसी भी तरीके एडवर्स सिचुएशन पता चलती तो वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में उसके बारे में बताता है। फिर ब्लड हाउंड के बारे में हम बताएंगे
it is the nature of the bloodhound that it sees with a suspicion and treat as every enemy everybody who comes near his employer यानी अपने एम्प्लॉयर के पास अगर कोई भी आता है तो उन सभी को डाउट की निगाहों से देखने का एक काम करता है ब्लड हाउंड। मगर ये नेचर एक ऑडिटर का नहीं होता है। ठीक, यहाँ से इतना नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद एक और पॉइंट है, उसे भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इन लाइन को आप लिख के क्या कर सकते हैं, अपनी कोटेशन इस पूरे क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, ओके चलिए अब आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बात करेंगे कि एक ऑडिट के एडवांटेज क्या होते हैं। एक जनरल एडवांटेजेस होते हैं तो हमें नॉर्मली तौर पे मिल जाते हैं। ठीक है, इनको टोटल 5 पॉइंट्स में हम डिफाइन करेंगे, 5 टू 6 पॉइंट्स में। जैसे पहला क्या हो गया, जनरल एडवांटेज हो गया। दूसरा क्या लिख लेंगे, एडवांटेज टू दी सोल प्रोप्राइटर। फिर एडवांटेज फॉर द पार्टनरशिप फर्म। और फिर हम लेके चलेंगे कि एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को क्या एडवांटेज होते हैं। और पांचवा और लास्ट पॉइंट होगा एक मैनेजमेंट को इसका क्या एडवांटेज होता है। ठीक है, इस तरह से 5 पॉइंट्स में से डिफाइन करेंगे। सबसे पहला आपका आ जाता है जनरल एडवांटेज। टॉपिक है आपका एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। ठीक है, अंकेक्षण के लाभ और महत्व, उसी को इंपॉर्टेंस भी बोलेंगे। अब जनरल एडवांटेज में चलते हैं। पहला, नॉलेज ऑफ द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ बिजनेस, है ना। क्योंकि जब आप ऑडिट करते हैं तो जितने भी असेट्स और लायबिलिटीज होते हैं उनको भी मार्केट पोजीशन पे उनका वेरिफिकेशन किया जाता है, जिससे बैलेंस शीट का सही पता चलता है और बिजनेस सिचुएशन भी आपको क्लियर हो पाती है उससे। नेक्स्ट है ट्रस्ट ऑन रिकॉर्ड्स। ऑब्वियस सी बात है, जब आप ऑडिट का मेन पर्पस क्या होता है, आप डॉक्यूमेंट से उसका वेरिफिकेशन करते हैं रिकॉर्ड्स का, विच जनरेट्स द ट्रस्ट ऑन रिकॉर्ड्स कि आपने जो एंट्री की है वो सही है। नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर एरर्स एंड फ्रॉड्स। जब भी आप ऑडिट करवाते हैं बिजनेस में तो उसमें जितनी भी कमियां होती हैं और पॉसिबल फ्रॉड की चीजें रहती वो भी पता चलती हैं। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मेनली जब भी आप ये चीजें बताते हैं ना, आपको अपने माइंड में क्या रखना है, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच के रखना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या चीजें। जब आप ऑर्गेनाइजेशन सोचते हैं तो आपको उसमें डिपार्टमेंट के बारे में मिलते हैं। तो जब आप ऑडिट करवाते हैं, सपोज सपोज कि आपको एक कोई घोटाला पता चला डिपार्टमेंट्स का, मगर डिपार्टमेंट्स तो कई सारी हैं। तो जब आप ऑडिट करवाते हैं, हर एक डिपार्टमेंट का ऑडिट होता है तो पता चलता है कि किस डिपार्टमेंट में डिफॉल्ट अवेलेबल है। ठीक, तो इसलिए ऑडिट की हेल्प से अलग अलग डिपार्टमेंट का एग्जामिनेशन भी हो जाता है। परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, पर्सनल डिपार्टमेंट होता है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट होता है, स्टॉक हैंडलिंग डिपार्टमेंट होता है, कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनका सबका पता है, क्लैरिफिकेशन एग्जामिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। पहले की क्लास में बताया था कैसे होता है। जब आपको पता है इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स कि बाद में एक बंदा आएगा ऑडिटर के तौर पे, बाहर का बंदा, वो हमारे काम को देखेगा, तो बंदा ये कोशिश, तो जो वर्कर्स होते हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनके किए हुए काम में कोई खामी न रह जाए, कोई एरर और कोई कमी न रह जाए, कि बाद में उनको उस एरर ऑडिटर के थ्रू पता चले। तो ये क्या होता है, तब हर वर्कर अपनी ग्रेटेस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी पे काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज इन रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस की रेपुटेशन बढ़ जाती है कैसे, समझ लीजिए कोई पानी आपको पीना है, ठीक है ना, अगर उसका आपने 3 बार फिल्टर कर दिया तो आप वो ज्यादा ट्रस्टफुल हो गया, आप कोई दिक्कत नहीं पीने में। उसी तरह बिजनेस में भी तो फिल्टर लगे हुए हैं।
जैसे जनरल एंट्रीज रिकॉर्डिंग किया आपने, वो एक, उसके बाद आपने क्या किया, लेजर पोस्टिंग की, फिर उसके बाद आपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए, दूसरा फिल्टर हो गया, और फिर जब ऑडिट करते हैं तो ये तीसरा फिल्टर हो जाता है। यानी जो भी डेटा है ऑर्गेनाइजेशन में वो बिल्कुल भी सही। तो कंपनी पे क्या होता है, ट्रस्ट जनरेट होता है और रेपुटेशन इंक्रीज होती है एक बिजनेस की, कि यहाँ सारे रिकॉर्ड्स अप टू द मार्क है और प्रॉपरली वेरीफाइड है। इजी टू गेट लोन। जब आपका जब आपके बिजनेस में ट्रस्ट बढ़ता है तो लोग भी आप में इंटरेस्ट यानी इन्वेस्ट करने की चाहते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होता। क्यों इंटरेस्ट कब देता है, जब एक इन्वेस्टर को ये लगता है कि आपके पास जो असेट्स हैं वो प्रॉपर है। अगर वो बंदा आपको लोन देगा तो आपके असेट्स के पैसे से भी वो पूरा किया जा सकता है। और ये असेट्स की क्वालिटी हमें कैसे पता चली, जब ऑडिट करवाया हमने, तो इस वजह से हमें लोन भी आसानी से मिल जाता है। हेल्पफुल इन रिकवरी ऑफ लॉसेस। बीकॉम फर्स्ट ईयर में जब अकाउंटेंसी थी आपकी तो उसमें लॉस बाय फायर था। लॉस बाय फायर में क्या होता है, आपको क्लेम देना पड़ता है। क्लेम किस चीज का, आपका क्लेम भी वेरीफाइड होना चाहिए कि आपके गोदाम में कितने स्टॉक रखे थे, उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो ऑडिट वही वेरिफिकेशन अवेलेबल करवाता है, और जो इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं वो आसानी से यानी जल्दी स्पीडी जल्दी से आपका जो लॉस होता है, जो क्लेम होता है वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो ऑडिट का फायदा मिल जाता है वहां पे। नेक्स्ट चलते हैं, इसी में है हेल्पफुल इन टैक्स डिटर्मिनेशन। जब आपके सारे अकाउंट्स वेरीफाइड होते हैं तो गवर्नमेंट को भी टैक्स चार्ज करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, और वो इजीली डिटरमाइन हो जाता है। प्रूफ इन अ कोर्ट, ऑब्वियस सी बात है, आपने जब को वेरीफाइड कर दिया है तो ये आपके लिए कोर्ट में प्रूफ के तौर पे यूज हो सकता है। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन ईयरली कंपैरिजन ऑफ रिकॉर्ड्स। देखिए एक चीज मैं बता दूं कि मैंने ऑनलाइन क्लास पहले ले लिया रहता हूँ, फिर उसके बाद ही रिकॉर्डिंग्स होती हैं। तो जब ऑनलाइन क्लास रहती है तो आपके अगर कोई डाउट उस समय होते हैं तो वो फेस टू फेस क्लियर हो जाते हैं, मगर ये रिकॉर्ड करने में वो चीजें नहीं हो पाती, क्योंकि मैं आपके डाउट्स नहीं समझ पाता उस समय रिकॉर्डिंग के समय। हाउ कुड आई नो। ठीक। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन ईयरली कंपैरिजन ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स का कंपैरिजन करने में ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, जब ऑडिट जब भी किया जाता है लास्ट में ऑडिट रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ऑडिट रिपोर्ट में बताया जाता है कि कंपनी की क्या कमियां हैं। तो पिछले साल की रिपोर्ट से इस साल में आप कंपैरिजन करते हैं कि जो कमियां पहले बताई गई थी क्या वो अब क्लियर हो गई, है ना, वो सारी चीजें सही कर दी गई हैं। तो ये क्या होता है, हेल्पफुल इन ईयरली कंपैरिजन ऑफ रिकॉर्ड्स। ऑडिटिंग की हेल्प से वार्षिक लेखों की तुलना करने में सुविधा। अब जब सिंगल बंदा होता है जो बिजनेस चलाता है उसको ऑडिट का क्या फायदा, वैसे उसके लिए कंपलसरी नहीं होता पहली बात तो, मगर अगर वो करवा ले ऑडिट तो उसके लिए फायदा क्या है उसको देख लेते हैं। एडवांटेज टू सोल प्रोप्राइटर। पहला, प्रूफ ऑफ द राइट बिजनेस एक्टिविटीज। अगर वो बंदा ऑडिट करवाता है तो वो बिजनेस की सही एक्टिविटी का एक प्रूफ होता है। कैसे, एक बंदा बिजनेस का मालिक है, क्या सही चल रहा है क्या गलत चल रहा है वही जान रहा है। बाहर वाले बंदे को इन्वेस्ट करना है उसे तो कुछ क्लियर ही नहीं है। तो जब ऑडिट हो जाता है ऐसे इंस्टीट्यूशन का तो बाहर के इन्वेस्टर्स को ये कॉन्फिडेंस आता है कि इसका ऑडिट करवाया गया है, बाहर के किसी बंदे ने वेरीफाई किया चीजों को, इसका मतलब बिजनेस की एक्टिविटी क्या है, राइट है, सही है, उसका वो प्रूफ हो जाता है। तो प्रूफ ऑफ द राइट बिजनेस एक्टिविटीज ऑडिटिंग के थ्रू। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन अकाउंटिंग कंपैरिजन। ऑब्वियस सी बात है, अकाउंटिंग कंपैरिजन, अकाउंटिंग का मतलब समझिएगा शुरुआत से लेके लास्ट तक के सारे प्रोसीजर की बात कर रहा है। जब ऑडिट आप करते हैं तो अगर आपके अकाउंटिंग सिस्टम में अगर कोई कमी होता है तो उसको भी बताने का काम करता है ये। ठीक है ना, ऑडिट ऑडिटर काम करता है। तो पिछले साल के ऑडिटिंग में अगर कोई अकाउंटिंग में कोई कमी थी तो उसे भी सॉल्व करने में ऑडिटिंग, अकाउंटिंग में कोई पिछले साल की कमी थी तो ऑडिटिंग उसे क्या करता है, सुधारने में हेल्प करता है।
इजी टू बिकम अ पार्टनर, आपके सारे अकाउंट्स क्या कर हो चुके हैं, वेरीफाई हो चुके हैं, तो बाकी के लोगों को आपका पार्टनर बनने और आपको किसी और का पार्टनर बनने में भी हेल्पफुल होता है। परेशान मत होइएगा कि कोई पॉइंट रिपीट हो जा रहे हैं, तो भाई अगर प्रूफ इन कोर्ट है तो है, यहाँ पे भी आप उसे दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब प्रॉफिट ऑफ ऑडिटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म। अब देखिए पॉइंट्स आप पूरा नहीं याद कर सकते, आपको रिमेंबर करने की जरूरत है कैरेक्टरिस्टिक्स। एक पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है, फर्म होता है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पहली जब बात करते हैं तो पार्टनरशिप में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, तो उनके बीच म्यूचुअल ट्रस्ट कैसे पैदा हो। एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, मगर जब बाहर वाला बंदा आके आपका ऑडिट कर देता है तो अब उसके ऊपर सबको विश्वास होता है कि बिजनेस सही चल रहा है भाई। और म्यूचुअल ट्रस्ट क्या होता है, डेवलप करता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल फ्रॉम स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है, जो केवल पैसा लगा के छोड़ देता है, बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो जब ऑडिटिंग हो जाती है तो उस बंदे को ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि वो भले ही एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है मगर काम सही से चल रहा है। तो स्लीपिंग पार्टनर के लिए ऑडिटिंग क्या हो जाती है, हेल्पफुल हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, बेनिफिट एट द टाइम ऑफ द चेंज एंड डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप की जब बात करती हैं तो उसमें चेंजेस आते हैं और बाद में जाके क्या हो जाता है, वो खत्म भी हो जाता है, जिसे डिसोल्यूशन कहा जाता है। तो चेंजेस और डिसोल्यूशन के समय में भी अकाउंट के वेरीफाइड होने की जरूरत होती है कि क्या क्या चीजें चेंजेस हुए हैं और जो चेंजेस किए गए हैं क्या वो सही है या वो किसी तरह का फ्रॉड है। और जब कंपनी बंद हो रही है यानी डिसोल्यूशन हो रहा है, फर्म डिसॉल्व हो रहा है, तो उस समय जो असेट्स का दाम दिखाया जा रहा है, जो लायबिलिटीज दिखाई जा रही, क्या वो सही है, इन सब के लिए आप ऑडिट करवाते हैं और वो बेनिफिशियल हो जाता है। नेक्स्ट, इजी टू डिवाइड प्रॉफिट एंड लॉस। ऑब्वियस सी बात है, जब आप ऑडिट करवाते हैं तो प्रॉफिट का एक्चुअल फिगर, वेरीफाइड फिगर आपके पास अवेलेबल होता है, जिसे डिवाइड कर पाना आसान होता है। ठीक, नेक्स्ट है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब पहली बात कि ये आप ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को पहले दिमाग में लाइए कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है। पहला तो उसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, तो उनमें ट्रस्ट चाहिए। ट्रस्ट कैसे होता है, जब बिजनेस में ऑडिटिंग हो जाती है, क्योंकि बिजनेस तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चला रहे होते हैं, शेयर होल्डर्स तो बाहर बैठे होते हैं। अब उनको कैसे पता चलेगा बिजनेस सही चल रहा है। तो ऑडिटिंग ही वो मीडियम होता है जिसके थ्रू शेयर होल्डर्स को ये ट्रस्ट जनरेट होता है कि बिजनेस में किसी तरह की इरेगुलरिटीज या एरर्स नहीं है। दूसरा, प्रॉफिट टू गेट कैपिटल। जब आप स्टॉक होल्ड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हो तो यहाँ पे बड़े लेवल पे कैपिटल की जरूरत पड़ती है ना। तो बाहर वालों को जब ऑडिटिंग जब हो जाती है तो बाहर वालों को ट्रस्ट होता है, वो कैपिटल आराम से अवेलेबल हो पाता है। तीसरा पॉइंट, एक तो कंपनी लोन लेती है बैंक से, मगर उसे जब लोगों से लोन लेना होता है तो वो डिबेंचर इशू करता है। ठीक है ना। तो अगर कंपनी का ऑडिट हो गया होता है, ट्रस्ट जनरेट होता है, तो लोग डिबेंचर्स को भी आसानी से परचेस कर लेते हैं। और लास्ट है हेल्पफुल इन एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और इन कंसोलिडेशन, रिकंस्ट्रक्शन भी इसे कह सकते हैं, कंपनी के एकीकरण, विलयन और पुनर्निर्माण में। ये पूरे जब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आप पढ़ेंगे तो एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और कंसोलिडेशन पूरे के पूरे एक एक चैप्टर है ये। ठीक है। तो एमलगमेशन का क्या मतलब होता है बेटा, दो कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी बनाए। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एक कंपनी को दूसरी कंपनी खरीद ले। और कंसोलिडेशन, रिकंस्ट्रक्शन, इसे ये समझिएगा कि समझ लिया आपने एक घर बनवाया, ठीक है, मकान बनवाया, मगर उसकी छत चूने लगी, प्लम्बरिंग का काम जो हुआ है उसमें गड़बड़ी हो गई, या तो और जो फर्श है उसमें दरारें आ गई, क्रैक्स आ गए, तो आप मकान तो बेचने देंगे भाई, आप उसमें सुधार करेंगे। उसी तो कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जिसमें वो फिर से अपनी चीजों को सुधारती है।
वो न बिकती है न दूसरे को खरीदती है। खुद में जब सुधार करती है, उसी को कहा जाता है रिकंस्ट्रक्शन या कंसोलिडेशन। इसमें इन सभी प्रोसेस में ऑडिटिंग की जरूरत होती है वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है। और लास्ट, एडवांटेज टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की दो मेन काम कौन से होते हैं बेटा? पहला तो डिसीजन लेना, दूसरा कंट्रोल करना। बस उन दोनों पॉइंट को शो कर देंगे। जब ऑडिट करवाते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट का भी होता है, जिससे डिपार्टमेंट पे कंट्रोल आराम से बन पाता है। और बाद में हर एक ऑडिटर क्या करता है? ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, वो डिसीजन ले पाता है आराम से। ठीक है। ओके। तो ये तो खत्म हुए आपके ऑब्जेक्टिव्स। आगे चलते हैं। हाँ बेटा, अब स्टार्ट करते जो पॉइंट है हमारा। बिजनेस में एरर्स भी होते हैं और फ्रॉड्स भी होते हैं। ठीक है ना। जब आप एरर्स की बात करते हैं और फ्रॉड्स की बात करते हैं तो दोनों में एक डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या होता है, उसे हमें देखना पड़ेगा। ठीक। जब आप एरर की बात करते हैं तो एरर क्या होता है आपका? एक मिनट, मुझे वो पॉइंट मिल नहीं रहा है जो मुझे ओपन करना चाह रहा हूँ। कहाँ गया, कहाँ गया? ये रहा। ये भी नहीं है। ये रहा। ठीक है। चलिए, जब एरर्स की बात करते हैं बेटा, तो एरर्स क्या होती है? ये ह्यूमन एरर, जैसे ह्यूमन के एस्पेक्ट से एरर्स को नहीं हटाया जा सकता। इट इज अ कॉमन फिनोमेना ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग ऑफ कमिटिंग एरर। गलतियां हो जाती बेटा, चाहते न चाहते कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। अब ये गलतियां कैसी होती हैं? 4 मार्क्स में भी आता है और 15 मार्क्स में भी ये सब पूछ सकता है। तो जब आप मिस्टेक्स को बताएंगे, एरर्स को बताएंगे, मिस्टेक्स को बताएंगे, तो 4 कैटेगरी में उसे रखेंगे, है ना? एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक। अब इन कैटेगरीज में आपको एरर को क्या करना रहता है? डिफाइन करना है। ठीक है। तो हम लिखेंगे टाइप ऑफ एरर्स। सबसे पहले पहला होता है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब कोई चीज ऐसी जिसे आपने नोट करना ही छोड़ दिया। तो एरर ऑफ ओमिशन की जब बात करती है तो दो पार्ट में होता है। एक एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन और दूसरा होता है एरर ऑफ पार्शियल कमिटेड, यानी कोई एंट्री आपने पूरा ही नहीं की, उसी एंट्री की ही नहीं आपने। दूसरी होती है कि आधी एंट्री की, आपने किसी चीज का डेबिट कर दिया मगर क्रेडिट वाले पार्ट को ही नहीं लिखा है ना, अधूरी एंट्री जब आप करते हैं तो वो किस में आ जाता है? एरर ऑफ ओमिशन में आ जाता है ना। फिर आता है आपका एरर्स ऑफ कमीशन। इसे हिंदी में कहते हैं लिपिकीय त्रुटियां। एरर ऑफ कमीशन यानी कि ऑफिस में एक बंदा जब रिकॉर्ड करने बैठता है डेटा को, तो उस समय क्या क्या गलतियां होती हैं, उसे हम कहते हैं एरर ऑफ कमीशन, है ना। यानी एक क्लर्क जो क्लर्क क्लर्क लेवल पे होने वाली गलतियां। अब क्लर्क वाले लेवल पे क्या गलतियां हो सकती हैं? एक क्लर्क का काम क्या होता है? जितनी फिगर है उतनी फिगर नोट कर दिया, फिगर को एक जनरल एंट्री कर दी, उसका लेजर में पोस्टिंग कर दिया, लेजर का टोटलिंग कर दी। ये सब क्या हो गया? ये सब बेटा एरर ऑफ कमीशन है ना। तो एरर ऑफ कमीशन देखिएगा।
एरर ऑफ कमीशन में सबसे पहले आता है आपका रिकॉर्डिंग अ रॉन्ग अमाउंट ऑफ सब्सिडरी बुक्स। रिकॉर्डिंग रॉन्ग अमाउंट इन द सब्सिडरी बुक। आपने क्या किया, सबसे पहले अमाउंट ही तो लिखते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपने नंबर गलत लिख दिया। ये हो गया रिकॉर्डिंग अ रॉन्ग अमाउंट इन अ सब्सिडरी बुक, यानी सहायक लेखा बही में गलत अंकों को लिखना। नेक्स्ट होता है जब आप जनरल बना लेते हैं तो जनरल में भी डेबिट और क्रेडिट साइड का बेटा आप क्या करते हैं, टोटल करते हैं, अगर आपको याद हो तो फिर रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक आपने गलत जोड़ दिया है भाई। नेक्स्ट, जब जनरल आप कंप्लीट कर लेते हैं तो जनरल से लेजर में क्या करते हैं बेटा, आप पोस्टिंग कर रहे हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप दिमाग में रखेंगे, याद हो जाएगा। आप जनरल में नंबर नोट किया, उसका एरर हो सकता है। आपने जनरल का टोटल किया, उसका एरर हो सकता है। जनरल बनाने के बाद आप लेजर में पोस्टिंग करते हैं, उस पोस्टिंग का एरर हो सकता है ना। कि आपने क्या किया, अमर को 2000 का सेल्स किया, ठीक। अब पोस्टिंग करते समय गलत नंबर पोस्ट कर दिया। पोस्टिंग दो तरीके से होती है, एक तो पहले नंबर्स को पोस्ट करते हैं और नंबर्स कौन से साइड में पोस्ट किया जाए। तो पहला, पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट इन द लेजर अकाउंट। पोस्टिंग करते समय गलत नंबर लिख दिया, 2000 की चीज की जगह 200 रुपया लिखा, तो 1800 का क्या हो गया, आपका डेबिट कम हो गया। फिर पोस्टिंग इन द रॉन्ग साइड ऑफ द लेजर अकाउंट। अब आपने पहले तो लेजर में पोस्टिंग करते समय नंबर्स का गड़बड़ कर दिया, अब गलत साइड में आपने एंट्री कर दी। समझ लीजिए आपने 5000 का क्या हुआ, कोई ट्रांजैक्शन किया, ठीक, और वो ट्रांजैक्शन डेबिट में लिखना चाहिए था, आपने क्रेडिट में लिख दिया, साइड का ही गलती कर दिया। फिर इनकरेक्ट बैलेंसिंग ऑफ लेजर। जब आप लेजर में पोस्टिंग कर लेते तो फिर लेजर का भी टोटलिंग होता, अगर उसमें आप गलतियां करते, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, सैद्धांतिक त्रुटियां। भैया आपको यही नहीं पता कि नॉमिनल अकाउंट में कौन सा आइटम जाएगा, जब यही नहीं पता तो उस पर डेबिट और क्रेडिट का रूल कहाँ लगाएंगे, आप नहीं लगा पाएंगे भाई। तो इसी वजह से ऐसी एरर जिसमें आप अकाउंटिंग रूल्स, डबल एंट्री सिस्टम के अकाउंटिंग रूल्स का ही एकदम घपला कर जाते हैं, तो उसे एरर ऑफ प्रिंसिपल कहा जाता है। ओके, फिर आपका आता है सबसे लास्ट में चौथा, कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स क्या होता है, कंपनसेट कर देना, आपके एक गलती दूसरी गलती से क्या हो जाए, कंपनसेट कर जाए, है ना। समझ लीजिए आपके अकाउंट है लेजर में, एक डेबिट साइड क्रेडिट साइड। आपका डेबिट साइड में 150 रुपए की कमी है और क्रेडिट साइड में भी 150 की कमी आ जाए, है ना। तब क्या हो गया, गलतियां तो अवेलेबल है मगर वो दोनों गलतियां एक दूसरे को कंपनसेट कर दे रही हैं, यानी क्षतिपूर्ति कर दे रही, जिसकी वजह से वो नुकसान का पता ही नहीं चलेगा, है ना। अब आपकी माता जी ने आपके पॉकेट में मॉर्निंग में 10 रुपए का नोट रख दिया, आपको नहीं पता था, घर पे आए वो कहीं किसी दोस्त ने निकाल दिया, आपको पता ही नहीं, वो तो शुरुआत से भी नहीं था, अभी भी नहीं है। खैर, तो कंपनसेटिंग एरर्स ये हो जाती हैं आपकी, ठीक है। इसके बाद का कुछ टॉपिक्स हैं, वो अब नेक्स्ट क्लास यानी इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में हम उसे कंप्लीट करेंगे। ये कम से कम आपके 3 चैप्टर कंप्लीट होंगे इसमें, है ना। ओके, इंट्रोडक्शन वाले में आपके बुक के 3 चैप्टर के आसपास। ओके।